नमस्कार दोस्तों। चलिए तो अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इससे पहले लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस और उसके जो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं हमने, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखें आप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, मतलब ये टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री क्वालिटी कंट्रोल जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। तो इन्वेंट्री मतलब जैसे हम घर में कुछ स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी एक चीज़ है या कोई मटेरियल या कुछ भी फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, तो उसको आप यदि स्टॉक करके रखते हैं या आपके पास कितना अमाउंट में वो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि इन्वेंट्री कैन बी टर्म स्टॉक ऑन हैंड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो विच में बी हेल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ लेटर यूज़। मतलब या तो हम उसको लेटर यूज़ करेंगे या फिर उसको सेल करेंगे। यदि फिनिश प्रोडक्ट है तो बाद में सेल करेंगे। इट इज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू, इट मे इंक्लूड रॉ मटेरियल। ठीक है ना, मतलब ये अल्टीमेटली आपने यदि कोई मटेरियल को ऑक्यूपाई किया है, मतलब आपके घर में, मतलब कंपनी में या घर में है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, पैसे आपके रोक के रखा है। मतलब उसने एक जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए कुछ आपने पे किया होगा, मतलब वो आपका मनी जो है वो ब्लॉक है, सीधी बात करें तो। ठीक है ना, वो आपके पास में अभी नहीं है। ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो इसकी क्या है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, अब वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री भी हो सकता है, मतलब अभी जो इस पर काम चल रहा हो, ठीक है, या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री या सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री हो सकता है, या सब असेंबली या फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन इन्वेंट्री कंट्रोल, तो हमारा यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसको मिनिमम करना है, मिनिमम कॉस्ट रखना है। ठीक है ना, तो इज़ टू कंट्रोल मैनेज इन्वेंट्री इन सच अ मैनर दैट डे टू डे वर्किंग रन स्मूथली, मतलब काम भी अच्छे से चलता रहे और बिना डिले के, और हमको कॉस्ट भी क्या लगे, कम। क्योंकि मे बी यदि आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया और यदि आपने कोई प्रोडक्ट या मटेरियल आज परचेस कर लिया और उसको यूज़ होना है 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, तब तक वो मनी जो है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वो आपका क्या हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है ना, जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ, केवल वो रखा हुआ था। इसलिए हमारा कॉस्ट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यदि हमने केवल उसको मटेरियल को ला के रख दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो गया हमारा मनी। ठीक है, इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं कि हमको या तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहे बिना किसी डिले के, और उसमें कॉस्ट भी क्या लगे, कम। तो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या पढ़ते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल की जो कॉस्ट है वो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, परचेस कॉस्ट आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट। चलिए, तो ये सारी जो कॉस्ट एसोसिएटेड हैं, या ऑर्डरिंग कॉस्ट को ही आप सेटअप कॉस्ट भी बोलते हैं, होल्डिंग या कैरिंग, होल्डिंग कॉस्ट को ही आप कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, शॉर्टेज कॉस्ट को ही आप स्टॉक आउट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक एक कॉस्ट को डिस्कस करते हैं, कैसे इसका फार्मूला डेराइव होता है, वो सब कुछ। ठीक है, चलिए, परचेस कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि आपने क्या किया है, इन्वेंट्री परचेस करने में लगाया है। ठीक है ना, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब आप समझ में आ ही गया होगा कि कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इन्वेंट्री आइटम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी फॉर द बल्क परचेस। ठीक है, मतलब आपने बल्क परचेस में, ठीक है, के लिए कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होगा। अब वो कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो आपने कुछ ऑर्डर निकाला, या फिर उसके लिए कुछ टेंडर निकला, या फिर उसके लिए जो भी मेन पावर लगा, तो वो सारा परचेसिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो परचेसिंग कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट, मतलब हम कितनी यूनिट मंगा रहे हैं, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। मतलब एक यूनिट का कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट क्या कहलाता है, परचेस कॉस्ट। एक यूनिट का कॉस्ट मतलब आपने सपोज़ करो कि एक यूनिट का कॉस्ट आपका 500 रुपीज़ है। ठीक है, और आपने मान लो कि 100 क्वांटिटी में मंगाई है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 500। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, परचेस कॉस्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट की। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट व्हेन इन्वेंट्री परचेस फ्रॉम
आउटसाइड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग इन्वेंट्री विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब हम प्रोडक्शन सिस्टम को चलाने के लिए बाहर से जो भी इन्वेंट्री या मटेरियल परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो हमारा कॉस्ट क्या कहलाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आएगा आपका टेंडर्स और सब कुछ, ठीक है ना, तो उसमें परचेस कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग इन्वेंट्री विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम इज टर्म एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ टेंडर, आपने कोई टेंडर निकाला, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पेपर्स, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है ना, कम्युनिकेशन कॉस्ट, या फिर आप इंस्पेक्शन कॉस्ट करने गए या ट्रांसपोर्टेशन आने में उसको क्या लगा बाहर से, ठीक है ना, तो वो सारा कॉस्ट क्या कहलाता है आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट में भी कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली ऑर्डरिंग कॉस्ट में बोलते हुए इनमें से कुछ कॉस्ट दे देगा, तो इन सारे कॉस्ट को यदि आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, सेटअप कॉस्ट की बात करते हैं। तो सेटअप कॉस्ट भी वही है ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल चार्ट प्रिपरेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोड्यूस्ड इवन इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड, देखो एक सेकेंड, सॉरी, व्हेन इन्वेंट्री इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली। अब यहाँ पर उससे पहले जब मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात की थी तो वहाँ पर क्या बोला था कि बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनली। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग द शट डाउन प्रोडक्शन सिस्टम। मान लो कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस आ गया या कुछ मशीन में ब्रेकडाउन आ गया, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज होगा, और वो इन्वेंट्री कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेटअप कॉस्ट जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। इट इंक्लूड मेंटेनेंस कॉस्ट, शेड्यूल चार्ट प्रिपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ रॉ मटेरियल, अरेंजमेंट ऑफ वर्कर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे कॉस्ट क्या कहलाते हैं, हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर के लिए कॉस्ट कितना है और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हमने दिए, ठीक है। अब ये वैसे तो हमेशा सारे क्वेश्चंस हम जो डील करेंगे, ठीक है, उनमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ईयरली ही काउंट करेगा। इट मे बी पॉसिबल कि यदि वो आपको ईयरली ना बोल के क्वार्टरली बोलता है या हाफ ईयरली बोलता है या मंथली बोलता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे उसके अकॉर्डिंग, यदि हमारा एक ऑर्डर इतने का है, मतलब इसका कॉस्ट, एक ऑर्डर का कॉस्ट इतना है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसी तरह से सेटअप कॉस्ट भी है कि नंबर ऑफ सेटअप, या फिर कितनी बार मशीन ब्रेक डाउन हुई, या उसमें कितने टूल्स या फिक्चर्स की वजह से वो रुका, ठीक है, या फिर उसमें हम जो भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेटअप, कितनी बार उसको आपने सेट किया, या फिर इनटू कॉस्ट पर सेटअप पर। ये इंटरनली था और ये एक्सटर्नली था, मतलब ये कॉस्ट एसोसिएटेड है आउटसाइड ऑफ द कंपनी और ये कॉस्ट एसोसिएटेड है इनसाइड ऑफ द कंपनी। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद आउटसाइड, ठीक है, एंड सेटअप कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद इनसाइड ऑफ द कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट मतलब जितनी देर आपने उसको मटेरियल, सेमी फिनिश प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जो भी है, ठीक है, तो वो यदि आपने स्टोर करके रखा है तो वो कॉस्ट क्या कहलाता है आपका, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो होल्डिंग कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद स्टोरिंग, कीपिंग एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री विद इन प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, या तो स्टोर किया या उसको रख के रखा या उसको कुछ मेंटेनेंस के काम की वजह से वो रुक गया। मेंटेनिंग इन्वेंट्री विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम, इट इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, डैमेज एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट भी आ जाएगा इसमें, इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो दिस कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड पीरियड ऑफ विच इन्वेंट्री इज स्टोर्ड, मतलब कि कितनी क्वांटिटी को कितने टाइम पीरियड के लिए आपने क्या किया, स्टोर करके रखा, तो वही क्या कहलाएगा आपका होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री फॉर अ पीरियड। अब एवरेज इन्वेंट्री इसलिए लेते हैं क्योंकि मे बी कभी इन्वेंट्री बढ़ी, कभी घटी, कभी बढ़ी, कभी घटी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो इन्वेंट्री लेते हैं वो इन्वेंट्री कौन सी लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। इसके बाद आ जाएगा होल्डिंग कॉस्ट, मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर डे का, पर यूनिट का कितना है, ठीक है, मतलब पर डे का भी बोल सकता है, पर ईयर का भी बोल सकता है। तो यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि होल्डिंग कॉस्ट इक्वल्स टू, होल्डिंग कॉस्ट जो भी लेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम,
ठीक है। तो इस में लेंगे आप कि भैया एक एवरेज इन्वेंट्री कितने पीरियड के लिए प्लस इनटू होल्डिंग कॉस्ट कितने यूनिट को रखना है और कितने टाइम के लिए रखना है, ठीक है। तो वो आपका होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह से शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट, तो शॉर्टेज का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब आपके पास नहीं है, उसकी वजह से आपका कोई काम रुक गया। मे बी अब वो कोई बड़ा कंपोनेंट भी हो सकता है या कोई स्मॉल कंपोनेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। कि भाई मतलब एक बोल्ट की वजह से आपकी मशीनरी पूरी रुक गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। एंड लॉस एसोसिएटेड विथ नॉट सर्विंग द कस्टमर इस टर्म इज स्टोरेज शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट। मतलब आपका शॉर्टेज आ गया या आपके पास वो स्टॉक में मटेरियल है ही नहीं, ठीक है। तो इट इंक्लूड पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस, क्योंकि आपने कस्टमर को जो मटेरियल टाइम पे चाहिए था वो आपने नहीं दिया, तो पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड गुडविल भी आपकी जाएगी तो गुडविल का भी लॉस होगा। एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्काउंट कॉस्ट, क्योंकि अब आपको जल्दी से मंगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी मशीनरी ये बंद है या आपका जो भी काम चल रहा था वो रुक गया है अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको डिस्काउंट जो वो दे रहा था कंपनी वाला उसको भी छोड़ना पड़ेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको जल्दी से जल्दी फास्ट डिलीवरी चाहिए होगी, तो फास्ट डिलीवरी के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट, मतलब कितनी यूनिट शॉर्ट पड़ी हमको, ठीक है। मतलब 1 पड़ी, 10 पड़ी, 50 पड़ी, वट एवर, ठीक है। एंड शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, शॉर्टेज कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट का कॉस्ट, एक यूनिट का शॉर्टेज कॉस्ट कितना है इनटू नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट कितनी है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा शॉर्टेज कॉस्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। तो अब इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन में मेनली हम यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा ट्रांजिएंट या पाइपलाइन इन्वेंट्री। तो ट्रांजिएंट या पाइपलाइन इन्वेंट्री के मतलब क्या बात करें हम, तो इन्वेंट्री कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस वाइल इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो एंड सच इन्वेंट्री इज कॉल्ड ट्रांजिएंट और पाइपलाइन इन्वेंट्री। मतलब वो आ रहा है रास्ते में, सीधी बात है। तो वो आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं होगा, सेमी फिनिश भी नहीं होगा, रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, क्योंकि वो अभी आपके कोई काम का नहीं है ना। तो वो कंपनी वाले ने भेज दिया है, आप उसका वेट कर रहे हो, तो वो क्या हो, उस तरह की इन्वेंट्री क्या कहलाएगी, पाइपलाइन इन्वेंट्री या ट्रांजिएंट इन्वेंट्री, ठीक है। बफर या सेफ्टी स्टॉक की बात करें तो बफर स्टॉक मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा रख के रखा है। जैसे हमारे घर में मान लो कि हमको एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हमको शक्कर लगती है हर महीने हमारा घर में 5 किलो, ठीक है। तो हम 1 आध किलो या 2 किलो ज़्यादा ही लेके आते हैं, ठीक है, मेहमान आ गए तो, है ना। तो इस वजह से वो जो स्टॉक है वो बफर स्टॉक कहलाता है, ठीक है। तो डी डैश यहाँ पर मतलब 50 यूनिट पर डे आपको लगता है, ठीक है। और डी जो है, सॉरी, यदि ये आपका डी डैश मतलब ये आपका डी जो है 10 यूनिट पर डे आपको लगता है, लेकिन आपने डी डैश कितना ले लिया, 15 यूनिट, मतलब 5 यूनिट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं आप। तो व्हेन एवरेज डिमांड इंक्रीजेस, तो यदि एवरेज डिमांड यदि इंक्रीज़ होता है तो उस केस में आपको भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आप हमेशा बफर स्टॉक रख के रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, बफर स्टॉक का एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है, वो TQM में जाता है, तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, तो लीड टाइम की यदि मैं बात करूँ तो लीड टाइम इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या हो जाएगा, यदि 10 डेज़ है तो यहाँ पर लीड टाइम मेरे लिए क्या हो जाएगा, 6 डेज। तो रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना, रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि मतलब वापस से आपको उस पॉइंट पर आने के बाद वापस से रीऑर्डर करना पड़ गया। तो देखो यहाँ पर यदि 10 यूनिट है तो 10 यूनिट और 6 डेज़ के लिए बात कर रहे हैं, तो मतलब हमको कितनी 10 इंटू 6 मतलब 60 हो गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो हमारा रीऑर्डर लेवल कितना होगा, 15 इंटू 10 मतलब 150 होगा। तो व्हेन एवरेज लीड टाइम इंक्रीजेस वी यूज़ बफर स्टॉक, ठीक है ना। मतलब हमारा लीड टाइम यदि हमको हमारा बढ़ गया, ठीक है ना, तो लीड टाइम बढ़ने से हम क्या करने लगते हैं, बफर स्टॉक रखने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द रिजर्व स्टॉक केप्ट थ्रू द ईयर and it is held in protecting against the fluctuation in the demand rate and lead time. It is not used under normal working condition and use only adverse condition prevent stock out। मतलब हम केवल एडवर्स कंडीशंस के लिए ही प्रिपेयर रहे हैं, स्टॉक आउट ना हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो हमारी मशीनरी, हमारा मेन पावर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। तो उस केस में
हम क्या कर रहे हैं, बफर स्टॉक रख रहे हैं। ठीक है, लीड टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इन्वेंट्री ऑन हैंड। मतलब हमने आज ऑर्डर प्लेस किया तो उसको आज तो आने से मतलब मान लो कि हमारे पास वो 5 दिन या 10 दिन या 2 दिन या 4 दिन जब भी पहुंच रहा है। ठीक है, तो जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे हम अमेज़न पे करते हैं या फ्लिपकार्ट पे करते हैं कि आज हमने ऑर्डर प्लेस किया तो बताता है कि 2 दिन बाद डिलीवरी होगी। पर हमने पैसे यदि उसको पे कर दिए हैं, मतलब हमने यदि उसको किसी से भी किसी भी मीडियम से यदि पैसे हमने उसको पे कर दिए, सीओडी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में तो हमने क्या कर दिया, उस केस में हमने क्या कर दिया कि हमारे पैसे उसको दे दिए। तो वो टाइम जो उसने हमने ऑर्डर प्लेस किया और वो हमारे घर तक हमको कोई प्रोडक्ट मिला, तो वो टाइम क्या कहलाता है, हमारा लीड टाइम। तो इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इन्वेंट्री ऑन हैंड सो दैट इट कैन कंज्यूम आर यूज्ड। ठीक है ना, मतलब ये टाइम है, पर वो टाइम भी हमारी मनी को क्या करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है। ठीक है ना, मतलब वो टाइम क्या कहलाता है, लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, मतलब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उससे और मिलने के बीच का ड्यूरेशन। ठीक है, सीजनल इन्वेंट्री, तो सीजनल इन्वेंट्री कब रखते हैं, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जो कि क्या करती है, सीजनली काम करती है, जैसे कि कोको कोला हो गया या बाकी दूसरी कंपनीज हो गई जो कि उसमें डील करती हैं, किसमें, को बेवरेज में। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं आप, कोका कोला के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है। ठीक है ना, माज़ा हो गया, फेंटा हो गया, तो सीजनल प्रोडक्ट मतलब गर्मी के दिनों में ज़्यादा बिकेंगे। ठीक है, तो इस सीजनल इन्वेंट्री करना पड़ेगी आपको कि मैं मतलब यदि आपका सीज़न ये मार्च से स्टार्ट या फरवरी से स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही आपको उसका 2 या 3 महीने का स्टॉक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। तो वो इन्वेंट्री क्या कहलाती है, आपकी सीजनल इन्वेंट्री। द डिमांड फॉर दिस इन्वेंट्री आइटम चेंजेस विद सीजन वेरिएशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि अभी का टाइम लें अपन, तो अभी पानी गिर रहा है मान लो, ठीक है, तो उसके लिए अब रेन कोट्स की सबको ज़रूरत है, तो ये इन्वेंट्री किसी के लिए यदि बात करें तो वो सीजनल इन्वेंट्री हो जाएगी। एंटिसिपेशन इन्वेंट्री, दिस इन्वेंट्री आइटम्स आर build up to meet anticipated demand in future like a big selling forecast। गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज हो गया, जैसे अभी कोरोना आ गया, ठीक है ना, या शट डाउन आ गया, तो उस केस में आपको एंटिसिपेशन इन्वेंट्री रखना पड़ती है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर वर्कर्स ने आपकी हड़ताल कर दी तो वो इन्वेंट्री क्या कहलाती है, आपकी एंटिसिपेशन इन्वेंट्री कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल में सबसे पहला इन्वेंट्री मॉडल है, अच्छा 3 तरह से हम क्लासीफाई करेंगे, देखते हैं आगे। तो पहला हमारा इन्वेंट्री मॉडल जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिमांड इन्वेंट्री के बेसिस पे। ठीक है ना, तो डिपेंडेंट इन्वेंट्री और इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री डिमांड इन्वेंट्री क्या होता है, इसको समझते हैं। तो ये ग्राफ सब कुछ बता देगा आपको कि डिपेंडेंट क्या और इंडिपेंडेंट क्या है। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, चलिए। तो मे भी आप ऐसा समझ लो कि आप ऑटोमोबाइल से डील करते हो, ठीक है ना, तो ऑटोमोबाइल से आप यदि डील करते हैं, ठीक है, तो यदि मैं मान लो कि मुझे 20 कार पर डे बनानी है, ठीक है, तो 20 कार पर डे बनानी है तो उसके लिए मुझे 100 टायर्स क्या होंगे पर डे, या 80 टायर्स मान लो, ठीक है, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 टायर्स पर डे मुझे चाहिए। ठीक है, तो 80 टायर्स मेरे लिए क्या हो गया, इस कार के लिए ये मेरे लिए क्या हो गया, डिपेंडेंट इन्वेंट्री। ठीक है, लेकिन यदि मैं सेल्स मार्केटिंग की बात करूं या फोरकास्टिंग की बात करूं, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ़ कार्स आर डिमांडेड, तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये तो मेरे लिए सीधा सीधा ये कार्स पे टायर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यदि नंबर ऑफ़ कार्स डिमांड पर डे की मैं बात करूं, तो अब डिपेंड करता है कि किसी दिन हो सकता है 100 कार या 500 कार भी बिक जाए, या किसी दिन 50 कार बिके, तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या है कि डिमांड इन्वेंट्री इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो सेल्स मार्केटिंग फोरकास्टिंग ये सब क्या हैं, आपके इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट होगा टायर्स और प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, और उससे ही हम क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, एमआरपी को। डिपेंडेंट का मतलब क्या था, डिमांड फॉर दिस आइटम डायरेक्ट रिलेटेड आर लिंक टू अलॉन्ग टू एनी अदर आइटम।
ठीक है। तो यूजुअली फॉर अ हायर लेवल विच बिकम्स अ पार्ट, ठीक है। मतलब जैसे कार में आपको टायर लग रहे थे, पर अल्टीमेटली कार, जब हम कार बोलते हैं तो उसमें टायर क्या है, इंक्लूड है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, द डिमांड मॉडल क्या हो जाएगा, द डिमांड फॉर दिस आइटम इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड आर लिंक टू एनी अदर आइटम। मतलब वो रिलेट नहीं करता, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड इट प्रोजेक्ट टेड विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। मतलब अपन इसको फोरकास्टिंग आगे पढ़ने वाले हैं, तो फोरकास्टिंग की हेल्प से कर निकाल सकते हैं। तो इस तरह की इन्वेंट्री क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। चलिए अब दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं, तो दैट इज़ सेकंड मॉडल क्या है, इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। तो इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम में दो टाइप के रिव्यू सिस्टम होते हैं, फर्स्ट वन इज़ क्यू सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ पी सिस्टम। तो क्यू सिस्टम का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा क्यू मतलब क्वांटिटी बोलो, ठीक है ना। तो क्यू रेफर्स फॉर क्वांटिटी। तो फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम, तो फिक्स्ड ऑर्डर मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी आपने डिसाइड कर ली कि भाई इतनी क्वांटिटी मुझे हमेशा मेरे पास रखना ही रखना है। तो इसी को मैं फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम बोलता हूँ, या रीऑर्डर सिस्टम बोलता हूँ, या टू बिन सिस्टम बोलता हूँ। मतलब मेरे पास इतना होना ही चाहिए और इतना आते रहना चाहिए, ठीक है ना। बता रहा हूँ मैं टू बिन सिस्टम क्या होता है। और पी सिस्टम की बात करें तो हम इसको सीधा पी रिलेट फॉर द पीरियड, ठीक है। तो फिक्स्ड पीरियड सिस्टम की बात करें, या पीरियडिक रिव्यू सिस्टम, मतलब कि आपको हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में, या साल भर में, ठीक है। जैसे हम फिक्स्ड पीरियड रिव्यू सिस्टम को हमारे घर से रिलेट करें तो हम साल भर में एक बार ही हमारे घर के लिए गेहूँ परचेस करते हैं, यदि कोई ऐसा करता है तो, ठीक है। तो साल में एक बार यदि हम परचेस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, फिक्स्ड पीरियड रिव्यू सिस्टम। भाई हाँ, हमारे घर में यदि 4 लोग हैं तो हमने मान लो 4 बोरी गेहूँ परचेस कर ली, तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पीरियड रिव्यू सिस्टम, ठीक है। या पीरियडिक रिव्यू सिस्टम कि भाई हम साल भर में इतना कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम में क्या आ जाएगा कि भाई हमको हर महीने इतना परचेस करना ही है, ठीक है। मतलब फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम में क्या आ जाएगा आपका, कि क्वांटिटी आपने डिसाइड कर ली कि मान लो कि आपको 2 किलो आपका घर में स्टॉक शक्कर का या चाय का जो भी आपको है, ठीक है ना, वो रखना ही रखना है। तो वो आपके लिए क्या है, मैंडेटरी चीज़ होगी कि भाई इतना स्टॉक तो कम से कम अपने घर में होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो ऑर्डर के बेसिस पे बात हो गई, और यहाँ पर क्वांटिटी के बेसिस पे बात हो गई, और यहाँ पर पीरियड के बेसिस पे बात हो गई, ठीक है। तो इसी को हम आगे समझते हैं। तो यदि मेरा डिमांड जो है वो 10 पर यूनिट डे है, ठीक है। मतलब मैं हर दिन मुझे कितने यूनिट चाहिए, 10, ठीक है। और लीड टाइम मेरा कितना है, 5। तो री ऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 मतलब 50, ठीक है। अब यदि मुझे क्वांटिटी कितनी चाहिए, 500 यूनिट चाहिए, ठीक है, हर एक ऑर्डर में, ठीक है। तो मेरे पास 50 तो चल ही रहा है, मतलब री ऑर्डर लेवल है मेरा। तो अब मुझे 500 मेंटेन करना है, तो मंगाना केवल कितनी है, 450, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं इसी का दूसरा एक और सिस्टम देखता हूँ, एसएस सिस्टम, मतलब इसमें ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। मतलब हम ना तो फिक्स्ड पीरियड पे चेक कर रहे हैं, ना ही फिक्स्ड क्वांटिटी पे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे ही हमारे पास तो तो अब जो लोग काम कर रहे हैं वो किस पर काम कर रहे हैं, एसएस सिस्टम पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली, ठीक है ना। चलिए तो पी सिस्टम को ये तो हमने समझ ही लिया, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम मतलब इन दिस सिस्टम इज इन्वेंट्री डिक्रीजेस टू री ऑर्डर लेवल। मतलब जैसे री ऑर्डर लेवल तक वो डिक्रीज हो गया तो फ्रेश ऑर्डर आपको प्लेस करना है फॉर अ फिक्स्ड क्वांटिटी इज प्लेस एट दैट पॉइंट इन दिस सिस्टम। साइज ऑफ ऑर्डर इज फिक्स्ड बट टाइम ऑफ ऑर्डर इज़ वेरिएबल। मतलब यहाँ पर साइज फिक्स था, मैंने बोल दिया था कि क्वांटिटी आपके लिए फिक्स है, इतना ही रखना है हमको हमेशा, ठीक है। पर टाइम जो वो वेरिएबल हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड पीरियड सिस्टम में क्या हो रहा है, इन दिस सिस्टम द इन्वेंट्री इज़ रिव्यूड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको हर 2 महीने में ये देखना ही देखना है कि वो है कि नहीं है, ठीक है, मैं कितना क्वांटिटी में है। एंड फ्रेश ऑर्डर फॉर वेरिएबल क्वांटिटीज प्लेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इन दिस सिस्टम साइज ऑफ ऑर्डर इज वेरिएबल बट द टाइम ऑफ ऑर्डर इज फिक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऑर्डर जो है वो वेरिएबल कर गया, लेकिन यहाँ दूसरे पहले वाले में क्या था कि टाइम जो था वो वेरिएबल था। एंड द टाइम ऑफ द ऑर्डर इज फिक्स्ड, और जो यहाँ पर टाइम है फिक्स्ड है, वहाँ पर क्वांटिटी फिक्स थी। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि हम पूरे इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल
वो मॉडल जहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि रिमेन्स मतलब जो डिमांड रेट है और लीड टाइम हमेशा क्या है, फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, तो वी नीड नॉट कैरी सेफ्टी स्टॉक, तो हमको यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पर ऐसा कब होगा, जब डिमांड रेट और लीड टाइम दोनों ही फिक्स हों, ठीक है। तो ऐसे मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। पर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मतलब जनरली जो रियल लाइफ में यूज़ किया जाता है वो कौन सा मॉडल होता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, क्योंकि हम कौन से वर्ल्ड में जीते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले वर्ल्ड में ही तो जीते हैं भैया, कल क्या हो जाए किसको पता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की बात करते हैं, तो दिस मॉडल्स रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड कंडीशन वेयर देयर इज अ वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन इन द डिमांड रेट एंड लीड टाइम, तो डिमांड रेट में भी चेंज आता है, लीड टाइम में भी चेंज आता है। तो इस तरह के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड, तो प्रिवेंट स्टॉक आउट ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ठीक है। उसी का कंटिन्यू था नोटेशंस। अब यहाँ पर कुछ हम नोटेशंस न्यूमेरिकल, मतलब जब न्यूमेरिकल करेंगे तब भी, और जब हम अभी इसके डेरिवेशन करेंगे तब भी, तो ये यूज़ करेंगे, तो इन नोटेशंस को ध्यान से समझ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कैपिटल डी जब भी यूज़ कर रहा हूँ, इट रेफर्स फॉर द एनुअल आर ईयरली डिमांड ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। कैपिटल डी किसके लिए है, एनुअल या ईयरली डिमांड के लिए, ठीक है, मतलब कितनी यूनिट्स मुझे चाहिए हर साल, ठीक है। कैपिटल क्यू, क्यू क्या है, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट ईच ऑर्डर पॉइंट, क्यू जो है वो हर एक ऑर्डर में मंगाने वाली क्वांटिटी है, और डी जो है वो हर साल मंगाने वाली क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर है यूनिट्स पर ऑर्डर, और यहाँ पर क्या है, यूनिट्स पर ईयर, ठीक है। एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन द ईयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एन इक्वल्स टू डी बाई क्यू। अब सीधी सी बात है कि भाई मतलब आपको एक बार में आप 100 क्वांटिटी मंगाते हो और आपको पूरे साल में 1000 लगती है, तो 1000/100 मतलब कितने ऑर्डर देना पड़ेंगे, 10 ऑर्डर देना पड़ेंगे, ठीक है, सीधी बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो टाइम जो लग रहा है ऑफ वन इन्वेंटरी साइकिल, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 1/n। अच्छा, सीधी सी बात है कि भाई उसी का रेसिप्रोकल अपन बात कर रहे हैं ना, कि कितने ऑर्डर दिए, तो कितने ऑर्डर दिए उसी का उल्टा कर दे, मतलब कितने टाइम में देना पड़े, ठीक है। तो गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम या इन्वेंट्री का एक टाइम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/n, तो 1/n मतलब Q/D हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ पर इसने एक एग्जांपल लिया है कि भाई यदि हमको ऑर्डर कितने 4 ऑर्डर पर ईयर प्लेस करना है, उसके लिए 3 महीने 3 मंथ पर ऑर्डर होता है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो 3 × 4/4, तो देखो एन टी की वस्तु क्या था, 1/n, तो 1/n, तो अपने को ऑर्डर कितने प्लेस करना पड़े। अच्छा, इसको ऐसा मत समझो, ठीक है ना, अपन ईयरली वाइज बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपको टी इक्वल्स टू 1/n, तो 1/, क्या हो गया, 4, ठीक है। अब यदि मैं पर ईयर ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टी जो है, ठीक है ना, या तो ये आप बोल दो कि ये 3 है, तो आप बोलोगे कि 12 हो गया, तो आप ऐसा मत बोलो, तो हर साल मतलब 12 मंथ में, तो कितने ऑर्डर प्लेस होंगे, तो ऑब्वियस है हर 3 महीने में एक ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। तो टी कितना लगेगा, तो टी इक्वल्स तो क्या आ जाएगा, 1/4, तो ये तो वैसे भी आ रहा था 1/4, तो वैसे भी आ रहा था, इतनी माथा फोड़ी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो टी इक्वल्स तो क्या, सीधा 1/n, मतलब जितने ऑर्डर, तो टी इक्वल्स टू 1/4, 4 ऑर्डर पर ईयर होना चाहिए, ठीक है ना, ईयर पर ऑर्डर, सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। तो सी जो है कॉस्ट ऑफ परचेसिंग, कैपिटल सी जब भी मैं यूज़ करूँगा, तो आप सी लिख सकते हो या इसी का CU भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेसिंग 1 यूनिट ऑफ द इन्वेंट्री, तो एक यूनिट को परचेस करने की कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल सी से बता रहे हैं, CO। तो जब इस तरह से CO लिखेंगे तो प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो और इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे। CH इज़ कॉस्ट फॉर होल्डिंग 1 यूनिट इन द इन्वेंट्री ऑफ 1 कंप्लीट ईयर, तो हर साल के लिए जो कॉस्ट लगेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल CH, ठीक है। ये सारे नोटेशंस थे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल नंबर 1 की, ठीक है। हमारे पास 4 मॉडल है डिटर्मिनिस्टिक के, 2 मॉडल हैं प्रोबेबिलिस्टिक के, ठीक है। तो इन सारे मॉडल्स को डिस्कस करते ही हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल फिनिश, ठीक है।
चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।